नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका अपनी सीरीज आई लव सुंडा सीरीज में। और इसमें जो है हम लोग अगली फसल को स्टार्ट करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग को पढ़ना है। शुगर केन जो है आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि शुगर केन जो क्रॉप है, आप लोग अभी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट शुगर केन सुपरवाइजर की वैकेंसीज आने वाली है। और शुगर केन सुपरवाइजर के लिए शुगर केन की क्रॉप आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो आपके लिए फसल चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से उसकी तैयारी करनी है। और इसके बाद हम लोग अब दलहनी फसलों पर पहुंच चुके हैं। और दलहनी फसलें हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आप सभी को पता है। हमारी जो मृदा है उसको कैसे फायदा पहुंचाती है, उसमें राइजोबियम पाया जाता है। और राइजोबियम की मदद से ही वो क्या करती है, नाइट्रोजन को, जो वायु की नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके सिम्बियोसिस की मदद से फसलों को नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं, जिसकी मदद से जो है मृदा भी हमारी शुद्ध हो जाती है। और उसके क्रॉप रोटेशन से हम लोग जो है, जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं उनको भी उगाते हैं, तो उनको भी प्रॉफिट इसका मिलता रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपना। और दलहनी फसल में सबसे महत्वपूर्ण फसल हमारी जो है भारत में चना की जो हमारी फसल है, जिसे आप चिकपी, बंगाल ग्राम या ग्राम के नाम से जानते हो। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम हमारा क्या है, सिसर एराइटिनम है। सिसर एराइटिनम क्या है, चने का साइंटिफिक नेम है। और चना जो हमारी फसल है, इसमें कैल्शियम, आयरन और नियासिन समृद्ध मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम, आयरन और नियासिन, ठीक है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड नियासिन। अभी आप पूछोगे नियासिन क्या है, अरे यार कुछ नहीं है, विटामिन है। कौन सी विटामिन है, फिर आप कहोगे, हम कहेंगे भाई साहब B3 विटामिन तो है। आप कहोगे अच्छा B3 नियासिन होता है, तो B1 क्या होता है, तो हम कहेंगे B1 तो थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है। तब आप कहोगे B5 क्या है, फिर हम तो सुंडा में, पुराने वाले सुंडा में पढ़े थे B5 जो है नियासिन होता है। अरे भाई साहब आप गलत पढ़े थे, उसमें मिसप्रिंट हो गया था। B5 मतलब 5 मतलब पेंटा, मतलब पेंटाथोइनिक एसिड होता है। B6 हमारा फिर क्या होगा, तो B6 होगा पायरोडॉक्सिन। तो B7 क्या होगा फिर, अरे भाई साहब B7 होता बायोटिन। अरे यार फिर B9 क्या होता है, अरे फोलिक एसिड होता है भाई। और B12 क्या होता है, वो होता है साइनोकोबैलामाइन। ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स है। सारे विटामिन जो B के होते हैं उसे B कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे B में विटामिन है। ठीक है, इसी हिसाब से हमने क्या कहा, B3 विटामिन जो है इसमें अच्छा खासा पाया जाता है चने में। अच्छा, और क्या पाया जाता है, और मैंने बता दिया इसमें भाई साहब कैल्शियम भी पाया जाता है, लोहा बहुत पाया जाता है चने में। कहते हैं ना लोहे के चने चबवा देंगे, तो क्यों बताते हैं, क्योंकि लोहा पाया जा रहा है चने में ना, तो लोहे के चने चबवा देते हैं। यूज्ड एज ब्लड प्यूरिफायर, कह रहा भाई साहब खून को तो ये साफ कर ही देता है। एंड जर्मिनेटेड सीड आर रिकमेंडेड फॉर द स्कर्वी पेशेंट, कह रहा जिसको स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी हुई हो, स्कर्वी रोग हो गया हो, उसको भी फायदा करता है। इसका मतलब हल्की फुल्की विटामिन सी भी पाई जाती है। हल्कापन खट्टापन लिए रहता ना, तो हल्की सी विटामिन सी भी पाई जाती है। कौन सा, जर्मिनेटेड में पाई जाती है, लेकिन जर्मिनेशन के बाद विटामिन सी अच्छी डेवलप हो जाती है। और वो विटामिन सी हेल्प करती है किसको भाई साहब, ब्लड प्यूरिफायर और स्कर्वी डिजीज को क्योर करने में, सही करने में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम, चने के उत्पादन में इंडिया जो है पहले नंबर पर आता है। जितना विश्व भर में चना उगाया जाता है उसका 65% क्षेत्र अकेले भारत में है। भारत में विश्व का 65% एरिया और 70% उत्पादन होता है अकेले चना का। इसका मतलब चना के उत्पादन में हम लोग टॉप ना होकर क्या है भाई साहब, सुपर टॉप हैं। हमारे आसपास भी कोई नहीं भटकेगा। 100 में से विश्व में हम कहां कितना उगा ले रहे हैं, 70% अकेले उगा रहे हैं चना को। इसके बाद अगर बात करें मेजर पल्स क्रॉप इन इंडिया एंड द शेयर लार्जेस्ट एकरेज एंड प्रोडक्शन अमंग द पल्सेस क्रॉप इन द कंट्री एंड फॉलोड बाय द पिजन पी। कह रहा भाई साहब ये हमारी जो चना ऐसी फसल है, यानी जो भारत में भी दालों की बात किया जाए, भारत में दालों में बहुत सारी दालें उगाई जाती है। चना है, अरहर है, मसूर है, ठीक है, लोबिया है, बहुत सारी दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। और इन सारी दलहनी फसलों में भी टॉप पर कौन सी है, चना। यानी विश्व में चने में टॉप कौन है, भारत। भारत में सारी दालों में टॉप पर कौन सी दाल है, वो है चना। और भाई साहब दूसरी कौन सी फसल है, तो दूसरी है अरहर। कह रहे अरहर के मतलब चना के बाद अरहर जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फसल है, फॉलोड बाय पिजन पी। चलो इसके बाद अगर बात किया जाए भाई साहब
अगर इसकी बात करोगे तो मोस्ट ऑफ लेग्यूम फुलफिल देयर 70% ऑफ नाइट्रोजन, 75% ऑफ नाइट्रोजन बाय देयर रूट नोड्यूल्स। मैंने जैसा कि बताया इसकी जड़े में पाया जाता है लेग हीमोग्लोबिन, और लेग हीमोग्लोबिन में पाई जाती है राइजोबियम, राइजोबियम की गांठें। और ये राइजोबियम क्या होता है भाई साहब, एक सिम्बायोसिस होता है, एक सहजीवी होता है जड़ के साथ। जड़ और रूट मतलब जड़ और क्या है, बैक्टीरिया सहजीविता के तौर पे काम करते हैं। तो जड़ उसको पोषण देता है राइजोबियम को, राइजोबियम उसको नाइट्रोजन देता है, और इतनी नाइट्रोजन दे देता है जितनी उसको चाहिए। यानी दलहन को जितनी नाइट्रोजन चाहिए उसका 75% तक नाइट्रोजन कौन दे देता है, उसकी जड़ खुद जो है क्या कर लेती है, स्थिरीकरण कर लेती है उसका। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरिजिन प्लेस की अगर बात करें भाई साहब तो अफगानिस्तान इसका है क्या, उत्पत्ति स्थान। अफगानिस्तान कहां आएगा, साउथ वेस्ट एशिया में आएगा, यानी दक्षिण पश्चिम एशिया में आएगा। साउथ वेस्ट एशिया का ये देश है। साउथ वेस्ट एशिया में मैंने एक और आपको क्या बताया था भाई साहब, उत्पत्ति स्थान साउथ वेस्ट एशिया। मैंने कहा था डब्ल्यू फॉर होता है व्हीट, और गेहूं की रोटी और चने की दाल हम लोग खाते हैं मजे से। तो मैंने कहा था व्हीट जहां पर आएगा वहीं पर ग्राम आएगा। इसका मतलब साउथ वेस्ट एशिया दोनों का क्या है, ऑरिजिन प्लेस है। इसके बाद अगर हम बात कर लें एरिया की, तो एरिया में भी टॉप इंडिया कर रहा है, उत्पादन में भी टॉप इंडिया कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया 65% एरिया और 70% उत्पादन विश्व का अकेले इंडिया ही कर रहा है। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान एरिया में है, जबकि टर्की उत्पादन में सेकंड है, और टर्की अगर भाई एरिया में थर्ड है तो पाकिस्तान उत्पादन में थर्ड नंबर पर है। भारत में मध्य प्रदेश हमारा क्या एरिया और उत्पादन दोनों में बना हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर पर राजस्थान आता है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर बात कर लें भाई साहब वर्गीकरण की बात कर लो, तो दो तरीके के बेसिकली चने आप जानते हो, एक तो होता है देसी चना, दूसरा होता है काबुली चना। देसी चना ब्राउन रंग का हमारा होता है, सिसर एराइटिनम बोलते हैं, क्रोमोजोम 14 या 16 दोनों ही हो सकते हैं इसमें। ठीक है, इट इज मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया। इंडिया में सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन सा चना उगाया जाता है, तो देसी चना उगाया जाता है। इसे आप जानते हो सिसर एराइटिनम के नाम से। इट हैज गुड ब्रांचिंग हैबिट, कह रहे हैं इसमें जो है शाखाएं बहुत निकलती हैं, बहुत बेहतरीन शाखाएं निकलती हैं। येलो टू डार्क ब्राउन सीड, कह रहा है पीले से लगा कर क्या भाई साहब भूरे तक इसका बीज हो सकता है, हल्का पीला या हल्का भूरे रंग का इसका बीज होता है। सीड आर स्मॉल साइज, छोटे छोटे आकार के दाने होते हैं। कम कास्मोपॉलिटेंट इन नेचर, कह रहा है भाई साहब पूरे विश्व भर में फैला हुआ है हमारा जो है चना, कास्मोपॉलिटेंट होता है। और टेस्ट वेट इसका 140 से 200 ग्राम के आसपास, यानी भाई छोटा दाना है तो 1000 दाने तोलोगे तो कितना निकलेगा, कम निकलेगा। काबुली चना बड़ा दाना होता है तो 1000 दाने को टेस्ट वेट बोलते हैं ना, 1000 दाने तोलोगे तो काबुली का ऑब्वियस सी बात है ज्यादा निकलेगा। तो ये 200 ग्राम के आसपास है, जबकि काबुली ज्यादा होगा। तो भाई साहब उसका नाम था सिसर एराइटिनम। और काबुली चना जिसे आप व्हाइट ग्राम बोलते हो, उसे हमने कहा था क्या बोलते हैं, बंगाल ग्राम बोलते हैं, या उसे हम लोग बोल देते हैं क्या, उसका दाना कैसा होता है ब्राउन, तो ब्राउन ग्राम बोल देंगे। इसे व्हाइट ग्राम बोलते हैं, सफेद चना बोलते हैं। काबुली चना इसे बोलते हैं सिसर काबुलियम, इसका साइंटिफिक नेम है। क्रोमोजोम उसमें 14 से 16 तक होते थे, इसमें खाली 16 की बात होती, 14 तो किसी में है ही नहीं। भाई अब सफेद रंग का बीज हमने बता दिया, नाम ही इसका व्हाइट ग्राम हमने बताया, तो सफेद रंग का बीज होगा ही होगा। प्लांट इसके जो है लंबे होंगे, दाना इसका थोड़ा सा बड़ा होगा, और बड़ा होगा इसलिए इसका जो टेस्ट वेट होगा 1000 दानों का वजन 340 से लेकर 375 ग्राम तक हो जाएगा। इट इज पुअर यील्डर एज कंपेयर टू देसी ग्राम, कह रहा भाई साहब ये उत्पादन जो है हल्का सा कम देता है देसी ग्राम की अपेक्षा। दाना बड़ा बड़ा बना रहा है, क्वालिटी अच्छी दे रहा है, लेकिन उत्पादन क्या दे रहा है, यील्ड जो है हल्की सी देसी चना से कम दे रहा है, इसीलिए हम लोग देसी चना उगाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बॉटनिकली अगर देखा जाए भाई साहब इसकी क्या बॉटनी कहती है, इसकी फैमिली कह रहे फेबेसी है, तो जितनी दालें हैं सब फेबेसी है भाई। लेग्यूमिनेशी की भी तो फैमिली है क्या, फेबेसी, तो लेग्यूमिनेशी या फेबेसी है। सब फैमिली इसकी दालों की होती है पेपेलियोनेशी। ठीक है, लेग्यूमिनेशी एक्चुअली में एक बड़ी फैमिली है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जो भी हमारी पॉड बनाने वाली चीजें, पॉड मतलब समझते हो फलियां, तो फलीदार जितनी चीजें होती है सब लेग्यूमिनेशी में आती हैं, लेकिन सब दालें तो नहीं है। तो दालों को हम लोग सब फैमिली पेपिलियोनेशी में रखते हैं। ठीक है, सब फैमिली पेपिलियोनेशी में रखते हैं, लेकिन लेग्यूमिनेशी में तो बबूल भी आता है लेग्यूमिनेशी में, लेकिन उसको पेपिलियोनेशी में नहीं रखा जाता है, उसके लिए अलग सब फैमिली बनाई गई है। ठीक है, सब फैमिली अलग, दालों को हमने पेपिलियोनेशी में रख दिया। लेकिन कह रहे इसका टेस्ट जो है हल्का सौर नजर आता है, खट्टा खट्टा लगता है चना खाने पर।
क्यों लगता है? कोई ना कोई एसिड पाया जाता होगा। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हमने कहा ऑक्सैलिक एसिड भी पाया जाता है, मैलिक एसिड भी पाया जाता है। दोनों कभी कभी पूछ लेता है भाई साहब, कंफ्यूज करता है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि मैलिक एसिड इसमें ज्यादा पाया जाता है। कितना भाई साहब? 90 से लेकर 96% तक इसमें पाया जाता है मैलिक एसिड, 4 से लेकर के 10% तक पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। भाई साहब अगर आप जो है ये एसिड प्राप्त करना चाहते हो तो अगर 1 हेक्टेयर आप फसल लगाओ, 1 हेक्टेयर आपने चना लगा दिया, उससे जितना चना मिला उस चने से लगभग आपको 4 से 10 किलो तक ये एसिड्स मिल सकते हैं। ठीक है, कौन से? ऑक्सैलिक और मैलिक एसिड मिलाकर 4 से 10 किलो तक मिल जाएंगे 1 हेक्टेयर के खेत से। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चीजें क्लियर हो रही ना? चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, क्लियर होते रहना बहुत जरूरी है। देखो यार तुम लोग थोड़ा सा एक चीज समझो, समझाते तुमको, ऐसे पढ़ाने में को बहुत मजा आता है, लेकिन आप लोग एप्रिसिएट करते हो तो थोड़ा सा हमको प्रोत्साहन मिलता है। उसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग एप्रिसिएट करो। देखो क्लासेस मैं एमसीक्यू लेकर आ रहा था तो जितना चल रही थी उससे थोड़ा सा डाउन ही जा रही है। थोड़ा सा अभी रिकॉर्डेड आपको मिल रही, लाइव भी मैं दे रहा था। थोड़ा सा आप लोग प्रमोट करो, थोड़ा सा व्यवहार समझो हमारा, मनाओ, बढ़ाओ दाओ थोड़ा सा, तो हल्का सा प्रमोशन करो और उसके बाद जो है कमेंट वमेंट करके जाया करो। अगर समझ में आए, कुछ ना समझ में आए तो भी सब करके जाया करो, तो हम अगली क्लास में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जहां समस्याएं होंगी उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगे तब भी कमेंट करके जाया करो, हमको बता दिया करो कि तुमको अच्छा लग रहा है, थोड़ा मजा आएगा हमको भी देख के। तो ये बात समझ लो जरा। अच्छा, इसके बाद भाई कह रहे टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है। क्लॉडी एंड रफली सीड, कह रहे बीज जो है taproot system, cloddy and roughly seed bed is required to provide adequate aeration for the proper germination of seed because the gram is highly sensitive for the soil aeration। कह रहा देखो भाई साहब इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट का मतलब क्या है कि भाई साहब जड़ें जो हैं कुछ ऐसे मतलब शाखाओं में विभाजित होती है, ब्रांचेस में। ठीक है, कुछ इस हिसाब से, ठीक है, कुछ ऐसे ब्रांचेस में विभाजित होंगी, इसे बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। ठीक है, इस प्रकार की इसकी जड़ें हैं, ये बात समझ लो पहले तो। दूसरी बात ये कह रहा है इन जड़ों को भाई साहब बहुत चाहिए हवा। हवा का प्रेमी है चना, हवा बहुत पसंद है इसको। तो कह रहा है मिट्टी ऐसी चाहिए जिसमें हवा भाई पर्याप्त हो। तो एरेशन इसको बहुत बेहतरीन चाहिए। तो भाई साहब एडिक्वेट एरेशन, प्रॉपर जर्मिनेशन अगर सीड का चाहते हो तुम, तो भाई साहब इसको मिट्टी में हवा की व्यवस्था इसके लिए करो। प्रॉपर क्या करो? हाईली सेंसिटिव टू सॉइल एरेशन है, मतलब अगर आपने हवा नहीं दी तो भाई साहब काम खत्म है आपका, आपकी फसल का। ठीक है, तो हवा इसको अच्छी प्रोवाइड करवा दो भाई, हवा की दिक्कत ना दो इसको, सफोकेशन में मर जाता बहुत जल्दी चना बेचारा। C3 प्लांट हमारा चना है, लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे कैसे भाई साहब समझो जरा कैसे लॉन्ग डे। इसकी जो फ्लावरिंग होती है, किसी भी फूल की फ्लावरिंग जो होती है जिस टाइम पर हो रही होगी, फूल जब आते हैं तो ये फूल अगर आपके अथाह गर्मी में आएंगे तो भाई साहब लॉन्ग डे है, अगर ठंडी में आएंगे तो शॉर्ट डे है। ठीक है, तो ये चीज आपकी मायने रखती है। तो इसकी फ्लावरिंग कब होती है? गर्मियों में होती है, इस वजह से ये कैसा है हमारा लॉन्ग डे प्लांट होता है। अच्छा भाई साहब, ग्राम इज हाईली ससेप्टेबल टू द फ्रॉस्ट एंड फ्लावरिंग स्टेज। कह रहा ग्राम इज हाईली ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट, कह रहा चना जो है ये पाला के प्रति भाई साहब बहुत संवेदनशील है। पाला नहीं झेल पाएगा कतई, पाला वाला नहीं झेलेगा, इसको समस्या हो जाती। देखो तो फ्रॉस्ट नहीं चाहिए इसको, लॉन्ग डे प्लांट है, फ्रॉस्ट नहीं चाहिए, फ्लावरिंग के टाइम पर तो कतई नहीं। ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज पे पाला नहीं चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट है, फ्लावरिंग पे पाला पड़ेगा भी ज्यादा नहीं, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट अच्छा होते कैसे? तो हम अच्छा ये बताओ, गेहूं क्या बताया था मैंने? लॉन्ग डे बताया था। किसकी फसल थी? रबी की। तो जितने भी रबी के प्लांट आपको नजर आते हैं, ये आपका जो है भाई याद करने का तरीका समझो, रबी के नजर आते हैं मैक्सिमम कैसे होंगे? लॉन्ग डे होंगे। ऑब्वियस सी बात की जब बुआई साथ में हो रही तो फ्लावरिंग में बहुत अंतर तो नहीं आएगा। तो भाई साहब इस वजह से ज्यादातर वो लॉन्ग डे ही प्लांट होते हैं, जबकि खरीफ में जो बोए जाते हैं मैक्सिमम शॉर्ट डे होते हैं। जैसे आप जानते हो चावल, मक्का सब शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, अच्छा मक्का तो डे मतलब डे न्यूट्रल कह लो उसको, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको रबी खरीफ जात किसी भी टाइम पे बोल लेते हो। लेकिन जो भी खरीफ की फसलें हैं हमारी, वो हमारी कैसी होंगी? मुख्यतः शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे। इसके बाद अगर बात करो भाई साहब वेराइटीज की चना में, तो चना में जो वैरायटी है इसमें देसी ग्राम की कुछ वैरायटीज हैं। पहली वैरायटी हमने जो लिखी है अवरोधी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवरोधी इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये उकठा के प्रति अवरोधी। आप कहोगे उकठा क्या होता है? एक विल्ट डिजीज होता है ना, सूख जाता है उसमें पौधा। आप कहोगे सूख जाता है विल्ट से, किस कारण से सूख जाता है, क्या होता है, किससे उकठा लगता है? तो हम बताएंगे एक फंजाई होता है,
कौन सा फंजाई होता भाई? हम कह देंगे भाई साहब फ्यूजेरियम नाम का एक फंजाई होता है। अब वैरायटी आप पूछोगे तो भाई साहब ऑक्सीस्पोरियम तो है ही स्पीसीज उसकी, लेकिन वैरायटीज अलग अलग क्रॉप में अलग अलग होती है। जैसे इसमें फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम सिसिरिस कह सकते हो, अरहर में लगेगा तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम यूडम कह दोगे। तो अलग अलग में अलग अलग स्पीसीज लग जाती है, लेकिन भाई साहब फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कॉमन रहता है। तो आपको उकठा याद रखना है, फ्यूजेरियम के कारण हो रहा है। ये फ्यूजेरियम भाई साहब जो उकठा है ये नहीं लग पाता है किसमें? अवरोधी में, और ये अवरोधी में नहीं लगेगा तो हो जाएगा क्या? विल्ट डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट, यानी प्रतिरोध क्षमता हो जाएगी, रेसिस्टेंट हो जाएगा, नहीं लगेगा उसमें। अवरोधी वैरायटी बहुत बढ़िया है, वो अवरोध कर देती है किसका? विल्ट का। इसके बाद भाई पूसा 256 या बीजी 256 होती है। मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट रेनफेड कंडीशन कह रहा भाई साहब बहुत सामान्य प्रजाति है, और रेनफेड कंडीशन के लिए भाई साहब ये जो है बरानी कंडीशन के लिए बेहतर रहती है। 235 हमारी वैरायटी जो है वाइडली अडॉप्टेड फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग कह रहा है, जहां पर बारिश जो है ड्राई लैंड फार्मिंग वाली होगी। आप पूछोगे ड्राई लैंड क्या है? तो भाई साहब तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। क्या बताई है? ड्राई भी बताई है, ड्राई लैंड भी बताई है, और रेनफेड भी बताई है। तीनों में बारिश की मात्राएं मैंने बताई हैं। तो ड्राई मैंने बताया था जहां 750 mm से कम बारिश हो, ड्राई लैंड मैंने बताया था 750 से लेकर 1150 mm तक बारिश हो, और जहां पर 1150 से ज्यादा बारिश हो वो रेनफेड मैंने बताया था, बरानी क्षेत्र बताया था। तो ड्राई यानी 750 से 1150 mm तक जहां पर बारिश होगी उस रीजन में जो है पूसा 256 या बीजी 256 हमारी बढ़िया काम करती है। ठीक है, नहीं ये रेनफेड में 1150 से ज्यादा वाले में। C235 हमारी जहां कम बारिश होती है, 1150 से कम बारिश होती है, वहां पर ये बेहतर काम कर लेती है। और साथ में इसमें एक ब्लाइट जो है हमारा झुलसा जो है वो नहीं लगता है। C235 में क्या होता है? इसको चाइटा ब्लाइट नहीं लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें गौरव में भी इसको चाइटा ब्लाइट नहीं लगेगा। RS10 हमारी सूखा के प्रति प्रतिरोधी होती है। RS11 हमारी कैसी है? म्यूटेंट वैरायटी होती है, यानी भाई साहब उत्परिवर्तित किस्म होती है। म्यूटेंट क्या है? म्यूटेंट मैंने बताया था जीन में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए म्यूटेशन कहलाता है, उससे जो प्रजाति बनेगी म्यूटेंट वैरायटी हो जाएगी। आप कहोगे म्यूटेंट शब्द किसने दिया था? हम बता देंगे ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। इसके बाद ICC2 की बात करें हम भाई साहब तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हमारी कैसी है? छोटी अवधि वाली वैरायटी है। अपर्णा की अगर बात कर लो भाई साहब, अपर्णा ये हमारी चना और मटर दोनों में है अपर्णा, और मटर में जो अपर्णा है वो है हमारी पर्ण रहित यानी लीफलेस। नाम क्या है? अपर्णा, यानी पर्ण नहीं पाए जाते। मटर में बार बार पूछी जाती है अपर्णा वैरायटी, रचना वैरायटी, ये बहुत बार पूछी जाती है। चना में हमारी अपर्णा वैरायटी है, 2006 में डेवलप हुई थी भाई साहब। ग्रेन रिमेन इन द ग्रीन कलर कह रहा है, दाना इसका जो है इस चने का हरा ही हरा नजर आता है। ठीक है, हरा ही हरा नजर आता है अपर्णा का दाना। चलो भाई, काबुली चना की भी एक दो वैरायटी हैं। C104 है, के काबुली 4 है, या L144 है, ये कुछ वैरायटीज हैं काबुली चने की। अच्छा, इसके बाद जरा देखा जाए प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड की बात किया जाए। भाई साहब सीड बेड तैयार करा जाए, जरा देखो जरा कैसे तैयार करेंगे। कह रहा है रफ सीड बेड इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्राम इज प्रोवाइडेड गुड एरेशन। कह रहा भाई साहब हल्का हल्का रफ सीड बेड तैयार करो जिससे हवा पहुंचती रहे। हवा की दिक्कत चनक नहीं चाहिए भाई, देखो हवा वाली समस्या नहीं। सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, भाई साहब हमने क्या बताया आपको? रबी की फसल, रबी की बुआई कब करते हो आप? अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर में बो दो, अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में बो दो, बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, उसको नवंबर में गेहूं नवंबर में बोते थे, इसको अक्टूबर में बो देते हैं हम लोग। अक्टूबर के दूसरे नहीं 15 अक्टूबर के बाद बो देंगे, काम चल जाएगा। नवंबर में भी बोओगे तो मना थोड़ी करेगा, तब भी चलेगा। अच्छा, सीड रेट अगर बीज की बात करो, गेहूं कितना बीज डालते थे? 100 किलो। इसमें भी डालोगे 75 से 100 या 80 से 100 किलो डाल दो भाई। बेसिकली 80 से 100 किलो डाल दिया हमने, मान लो। स्पेसिंग कितने रखेंगे? वहां 22.5 × 10 था। ये चना थोड़ा सा भाई गेहूं तो आकार में बड़ा होता ही है, तो 30 × 10 रख देंगे। इसमें हम कितने रख देंगे? 30 × 10 रख देंगे भाई साहब। डेप्थ रखेंगे 6 से 8, वहां रख रहे थे 4 से 5, तो यहाँ 6 से 8 रखेंगे। बड़ा पेड़ है ना भाई, थोड़ा सा गेहूं सिंगल प्लांट बहुत पतला होता है, जबकि चने का थोड़ा सा जगह लेता है ना, तो थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा दी हमने। हमने कहा 30 × 10 की स्पेसिंग रख देंगे, 22 × 10 था तुम्हारा। और हम जो है आप 5 मीटर गहरा डालते थे, हम 6 से 8 मीटर गहरा डाल देंगे। ठीक है, ये हमने बेसिकली चने के साथ कर लिया। चलो भाई साहब, इसके बाद अगर हम बात कर लें डिलेड प्लांटिंग इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ पॉड बोरर। कह रहा भाई साहब अगर देर से चना लगाओगे, हमने कहा था 15 अक्टूबर तक लगा लो, क्यों जल्दी लगवा दे रहे थे हम तुमसे? क्योंकि भाई साहब हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा, समझ रहे हो ना उसके बारे में? पॉड बोरर होता है, चने में लगता है, भयंकर तरीके से खाता, नुकसान बहुत पहुंचाता है। तो हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा के बारे में ये बात जान लो कि पॉड बोरर जो है ये लेपिडोप्टेरा वाला
हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ये भाई साहब अगर तुम देर से बोओगे तो बहुत मारेगा, तो देर से नहीं बोना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा आ जाएगा, कहते हैं ना गब्बर आ जाएगा, देर से बोगे तो यही गब्बर है इस प्लांट का, ठीक है, तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा आ जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, अगर बहुत जल्दी बोओगे और उथला बोओगे, अगर बहुत जल्दी बोओगे और बहुत गहराई में ना बोके क्या करोगे, उथला बोओगे, तो भाई साहब यहां पर क्रॉप इज मोर लायबल टू डैमेज बाई विल्ट। तब कह रहा भाई साहब उकठा बहुत लगेगा, क्या लगेगा, उकठा लगेगा। तो ना बहुत देर से बोना है ना बहुत जल्दी बोना है, 15 अक्टूबर के आसपास ही आपको बुआई करनी पड़ेगी। अर्ली अगर आपने बुआई कर दी तो क्या लगेगा, विल्ट लग जाएगा। देर से अगर आप बुआई कर रहे हो तो क्या लग जाएगा भाई साहब, तो लग जाएगा हमारा पॉड बॉरर यानी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा भाई साहब। और बताओ क्या हाल चाल। फिर इरिगेशन मैनेजमेंट की बात कर लो, तो देखो दालों में एक चीज याद रखना, दालों में फ्लावरिंग के टाइम में सिंचाई हम नहीं करते हैं किसी में भी ज्यादातर। मुख्यतः जो दालें होती हैं उनमें एक सिंचाई बहुत फेमस है, जिसे आप कहते हो प्री फ्लावरिंग, यानी फूल आने से जस्ट पहले आप सिंचाई कर दो। दालों में ये बहुत बेहतर रहता है। पॉड डेवलपमेंट द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, कह रहा जब फली बन रही हो तब भी सिंचाई करोगे, यानी फूल आने से पहले और फली बनने के समय, ये दो टाइम बहुत बेहतर रहते हैं। प्रैक्टिसेस इन ग्राम की अगर बात किया जाए, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं भाई साहब, निपिंग और टॉपिंग, ये दो प्रैक्टिसेस बहुत फेमस हैं। बार बार टॉपिंग तो खैर बहुत सारी चीजों में की जाती है, लेकिन निपिंग चने में ही की जाती है। निपिंग मतलब होता है खुटाई, खुटाई समझते हो, तो खुटाई है भाई, पत्तियों खुटाई है। प्रूनिंग ऑफ टॉप ब्रांचेस ऑफ द प्लांट टू इनकरेज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अच्छा भाई साहब, प्रूनिंग ऑफ टॉप ब्रांचेस, निपिंग या टॉपिंग क्या है, जब क्या करते हो, ये पौधा लगा है, ये पौधा लगा है, इसमें कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं, ये चने के पौधे में ब्रांचेज होती ना ऐसे, ठीक है, तो हम क्या कहिए, इस टॉप को उड़ा दिए, खोंट दिए, नाखून लिए इसे और इसे नोच दिए, उखाड़ दिए, इसे बोलेंगे क्या, निपिंग। क्यों बोलेंगे निपिंग, क्योंकि भाई साहब खुटाई कर दिए। खुटाई करने से फायदा क्या होगा फिर, तब भाई साहब ये ऊपर नहीं बढ़ेगा, लंबाई नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, ब्रांचेज और बढ़ जाएंगी, ब्रांचिंग बढ़ जाएगी, और ये ब्रांचेज बढ़ने से क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो हमको बढ़ानी है ब्रांचेज, शीर्ष शाखाएं बढ़ानी है इधर उधर, मतलब सॉरी शीर्ष नहीं, लेटरल ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस बोले पार्श्वी शाखाएं, पार्श्वी शाखाएं बढ़ानी है, लेटरल ब्रांचेस बढ़ानी है, तो क्या करेंगे, टॉप उड़ा देंगे, टॉप उड़ा देंगे तो शाखाएं इधर उधर की बढ़ना स्टार्ट कर देंगी, टॉप नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए हम लोग निपिंग कर देते हैं। बुआई के 50 से 60 दिन बाद हम लोग कर देते हैं, क्या करते हैं, बुआई के 50 से 60 दिन बाद कर देते हैं। अच्छा, ये काम हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं, क्या हाथ से कौन जाए यार, तो हम क्या लिए, भेड़ी लिए अपनी, चराने पहुंच गए, चने में ऐसे ऊपर से भेड़ी निकाल दिए, ऊपर से भेड़िया ऐसे ऊपर ऊपर खाती हुई चली गई, ऊपर ऊपर खाती हुई चली गई, 50 से 60 दिन में फली तो आई नहीं जो कुछ नुकसान होगा, तो ऊपर ऊपर खाती हुई चढ़ती हुई चली जाएंगी, टॉप अपने आप ही गायब हो जाएगा, और भाई साहब उसके बाद क्या होगा, लेटरल ब्रांचिंग अच्छी होगी। अच्छा, भेड़ों खास बात, बकरियां मत ले जाना, बकरियां बहुत कलाकार होती, पूरा पेड़ खा जाएंगे तुम्हारा, लेकिन भेड़ों खास बात होती, खाती हुई जाती ऊपर ऊपर ही खाती हुई आगे बढ़ती चली जाएंगी, भागते हुए निकाल दो। तो क्या कहा हमने कि भाई साहब इट कैन बी डन बाय फ्लॉक ऑफ शीप, कह रहे भेड़ों के झुंड द्वारा ये किया जा सकता है, या आप यूज कर सकते हैं केमिकल का। कौन सा केमिकल फिर निपिंग के लिए यूज कर लोगे भाई साहब, तो हम कहेंगे उस केमिकल का नाम है टीबा। क्या नाम है, टीबा। आप कहोगे टीबा क्या होता है भाई, तो हम कहेंगे ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड। क्या होता है, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड होता है टीबा, और इस टीबा का यूज करते हैं निपिंग के लिए। पूछा जाता है कितना यूज करते हैं, 75 ppm यूज करते हैं, यानी 75 पार्ट पर मिलियन यूज करते हैं हम लोग। 75 ppm यूज करेंगे किसका, टीबा का, यानी ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड, ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड का यूज कर लेते हैं कितना, 75 ppm का, किसके लिए, चने में निपिंग के लिए। उपज की अगर बात किया जाए, यील्ड है चने में 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। कितनी उपज होती है भाई साहब, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होती है। अच्छा भाई साहब, इसके बाद बात करें, रूट सिस्टम इन ग्राम इज टैप रूट सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, चने में कौन सा रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। अब आप कहोगे खट्टा भाई साहब, ये कुछ स्पेशल पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स है, आप आखिरी वाला जो आपने सुन्नम लिखा रहता है।
सॉल्ट टेस्ट किसके कारण होता है, मैंने आपको बताया था मैलिक और ऑक्सैलिक एसिड। मैलिक मैंने बताया था कि 90 से 96 तक है, और इसके बाद जो है ऑक्सैलिक हमारा 4 से 10% तक पाया जाता है। बेस्ट वेराइटी ऑफ ड्राई लैंड एरिया में मैंने बताया था सूखे क्षेत्र में C235 बताया था। सोइंग टाइप ऑफ ग्राउंड ना मैंने कहा 15 से 20 अक्टूबर तक बोलो, ना बहुत जल्दी ना बहुत देर से, मैंने कहा 15 अक्टूबर के आसपास बुआई कर लेनी चाहिए। ग्राम के फल को कहते हैं पॉड, आपको ये बात होनी चाहिए पता, ठीक है। ये हमारे लिए हो गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर करें बात प्रोटीन कंटेंट इन ग्राम 21.1%, अगर एकदम एग्जैक्ट लोगे तो 21.1% जो है, जैसा कि लिखा गया है नेमरा सुंडा में 21.1%, इसे रफली आप याद रखो 21% के आसपास चना में पाई जाती है क्या, प्रोटीन। इसके बाद जो है डीप सोइंग ऑफ ग्राम इज प्रोटेक्टेड बाय द विल्ट डिजीज। कहा हमने कहा था विल्ट के बारे में, जब आप उथला बो देते हो, जब आप जल्दी बो देते हो तो लग जाता है विल्ट, तो गहरा बो ना भाई, तो आप क्या करोगे, गहरा बो दोगे भाई, सब गहरी बोई कर दोगे। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन क्या है, मैंने बता दिया था, प्री फ्लावरिंग और भाई साहब फली के विकास के चरण में, पॉड फॉर्मेशन के टाइम पर। तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये हमारी चने की मुख्यतः फसल थी। अगली फसल हम लोग अरहर स्टार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अच्छा देखो भाई साहब, समस्याएं क्या है, समस्याएं हैं अभी की भाई साहब, शेड्यूल बहुत बिजी है और आप लोग को क्लासेस में बंद करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है बीच में इक्का दुक्का दिन क्लास बंद होगी, तो आप लोग थोड़ा सा संभालिएगा। प्रीवियस क्लासेस जो बच्चे नहीं देखे होंगे शुरू से, वो देख डालिएगा। तब तक थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करते रहो, तो हम आपको, आपका सपोर्ट हम करते रहेंगे, आप हमारा सपोर्ट करते रहो भाई। यही तो क्या है, सिम्बायोसिस है। यही क्या है, सिम्बायोसिस है। तो हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन पे काम करें, ठीक रहेगा ना। हम और तुम जो है एक सहजीवी के तौर पे काम करेंगे। सहजीवी मतलब समझते हो ना, सिम्बायोटिक, यानी तुम मेरे अगर दलहन बनोगे तो हम तुम्हारे राइजोबियम बन जाएंगे, ठीक। तो ये बात आपको करनी है। थोड़ा सा आप बढ़िया बढ़िया कमेंट चेपो, फिर मिलते हैं कल हम लोग अरहर के साथ। अरहर हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, उसको भी देखते हैं क्या हाल चाल है उसके, खजान के। ठीक, चलो शुभ रात्रि आप सभी को, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।